अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है रशिया शुड गो टू इंडिया इंस्टेड ऑफ यूरोप। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। टाइटल है रशियंस शुड गो टू इंडिया इंस्टेड ऑफ यूरोप। दिस मूव बाय रशियन कैन बी। कहना क्या चाहते हो टाइटल में? नमस्कार और वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली रशिया ने एक मेजर अनाउंसमेंट करी है। इन लोगों ने ये कहा है कि यूएस, यूरोप, जापान ऐसी कंट्री में ट्रैवल करने के बजाय जो भारत जैसे देश हैं, रशियंस को वहाँ पर जाना चाहिए। रशियन टूरिस्ट को वहाँ पर जाकर पैसा खर्च करना चाहिए। ये ओपनली कहा है रशिया की गवर्नमेंट ने। अब भारत जैसे देश का मतलब भारत के अलावा और कौन कौन से कंट्रीज़ की ये बात कर रहे हैं? देखिए, उन्होंने कई कंट्रीज़ की बात करी है। उसमें प्राइमरली इंडिया तो टॉप पे है ही, उसके अलावा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, फिर उसके अलावा इजराइल है, चाइना है। जो भी कंट्रीज़ है जिनको रशिया फ्रेंडली मानता है, रशिया ने ये कहा है अपने नागरिकों को कि सिर्फ इन्हीं कंट्रीज़ में विजिट करो और इन्हीं कंट्रीज़ के लिए हम इंटरनेशनल ट्रैवल बहुत ही जल्द ओपन कर देंगे। बाकी जो अनफ्रेंडली कंट्रीज़ हैं जैसे कि यूरोपियन यूनियन, उसके अलावा यूएस, वहाँ पे ट्रैवल मत करो। मैं आपको ये बता रहा हूँ, रशिया के इस डिसीजन से इंडियन इकोनॉमी में एक बहुत ही बड़ा बूस्ट आ सकता है टूरिज्म का, और हो सकता है कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के मामले में इंडिया फाइनली टॉप 10 कंट्रीज़ की लिस्ट में भी आ जाए, अगर इंडिया प्रॉपरली इस मौके को यूज़ करता है। ना यहाँ पर हमारे सामने अवसर क्या है, रशिया के फ्रेंडली कंट्रीज़ कौन से हैं, अनफ्रेंडली कंट्रीज़ कौन से हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि वर्ल्ड टूरिज्म डे यूनाइटेड नेशंस सेलिब्रेट करता है किस तारीख को? 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 27 सितंबर या फिर 30 मार्च? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ भारत की जो लेटेस्ट टूरिज्म पॉलिसी है उसमें इंडिया ने एक बहुत ही एम्बिशियस टारगेट रखा है खुद के लिए कि हम मान के चल रहे हैं कि 2030 तक जो दुनिया में टॉप 5 टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने वाली कंट्रीज़ हैं उनमें एक बनेगा इंडिया। बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है, मगर इसको हम अगर अचीव कर लेते हैं तो आप ये मान लीजिए हर साल टूरिज्म से हमारी इकोनॉमी में 50 से लेकर 60 बिलियन डॉलर पंप इन हो रहे होंगे। क्योंकि अभी के लिए मैं आपको बताऊं, दुनिया में ना इंटरनेशनल टूरिज्म से रिलेटेड एक लिस्ट होती है टूरिज्म रिसिप्ट के नाम से, कि कौन सा देश टूरिज्म से कितना कमाता है। टूरिस्ट हर कंट्री में जाते हैं, मगर कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा कमाई करता है यहाँ पर? तो नंबर 1 पे एक्चुअली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए में देखिए दुनिया जाती है बिजनेस करने के लिए, वहाँ पर जो वेरियस टूरिस्ट साइट्स हैं उनको देखने के लिए। तो यूएसए हर साल 200 बिलियन डॉलर से भी ऊपर कमा लेता है सिर्फ टूरिज्म के दम पर। फिर नंबर 2 पे आपको मिलेगा स्पेन, नंबर 3 पे है फ्रांस, फिर आपको नीचे आप देखोगे नंबर 10 पे चाइना दिखेगा। इंडिया कहाँ पे है? इंडिया की रैंक काफ़ी नीचे आती है। हम लोग हर साल टूरिज्म से मान लीजिए 28 से लेकर 30 बिलियन डॉलर कमाते थे, फिर कोविड आ गया। कोविड की वजह से जो कमाई है उसमें डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आई हैं, मगर वापस 2022-23 के आसपास उम्मीद है कि इंडिया फिर से 28-30 बिलियन डॉलर्स कमाना स्टार्ट कर देगा हर साल टूरिज्म की मदद से। नाउ अगली लिस्ट हम देखते हैं उन कंट्रीज़ की जहां से खर्चीले टूरिस्ट निकलते हैं, क्योंकि अगर इतनी कमाई हो रही है, यूएस कमा रहा है 200 बिलियन डॉलर, तो मतलब कि कहीं ना कहीं से टूरिस्ट आ भी रहे होंगे। तो वो कौन से देश हैं जो सबसे ज़्यादा खर्चीले टूरिस्ट प्रोड्यूस करता है? तो उस मामले में नंबर 1 पे है चाइना। चाइना के टूरिस्ट हर साल 250 बिलियन डॉलर बाहर के देशों में खर्च देते हैं, ट्रैवल टिकट्स के रूप में, होटल का रूम बुक किया, खाना पीना वगैरह खाया वहाँ पर। नंबर 2 पे आपको मिलेगा यूएसए, सिर्फ 150 बिलियन डॉलर। चाइना कई कंट्रीज़ के लिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना अगर एक कंट्री में कह दे कि यहाँ पर अपने टूरिस्ट को भेजना चाहिए, यहाँ पर आप जाइए, तो उस कंट्री में रातों रात रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। नाउ यहाँ पे इस लिस्ट में आप नोटिस करेंगे कि आपको रशिया भी दिखेगा नंबर 6 स्पॉट पे। रशियन टूरिस्ट भी आप अगर देखें, हालांकि अपनी आबादी के हिसाब से कम खर्चते हैं क्योंकि उनके पास स्पेंडिंग पावर इतनी होती नहीं है जितनी फ्रेंच सिटीजन्स के पास होती है या फिर ब्रिटिश नागरिकों के पास होती है, मगर फिर भी रशिया भी अपनी 14 करोड़ की जो आबादी है उसके हिसाब से आप अगर देखो तो हर साल 36 बिलियन डॉलर खर्च देता है दुनिया भर में ट्रैवल करके। रशियंस इतना पैसा उड़ा देते हैं। तो रशिया आप कह सकते हैं एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव एक कस्टमर है टूरिज्म के मामले में। रशिया को वैसे आप अगर देखें तो पूरे देश में ज़्यादा आपको डाइवर्सिटी मिलेगी नहीं। ज़्यादातर जो इनका लैंड है वहाँ पे आपको बर्फ़ मिलेगी, बीच इतने ज़रा इनके यहाँ है नहीं। तो काफ़ी बार रशियंस वहाँ पे जाना पसंद करते हैं जहाँ पर धूप आती है, थोड़ा सा क्लाइमेट ज़रा बेहतर है। तो अब रशिया यहाँ पर ये कह रहा है कि जो ये 36 बिलियन डॉलर हम हर साल उड़ाते थे ना, ये आप यूएस, जर्मनी, यूके, फ्रांस यहाँ पर मत उड़ाइए,
चाइना में उड़ाइए, इंडिया में उड़ाइए, इसराइल में उड़ाइए, जो फ्रेंडली कंट्रीज़ की लिस्ट हमने निकाल दी है वहाँ पर उड़ाइए। और यहाँ पे आप कहेंगे फ्रेंडली कंट्रीज़ की लिस्ट क्या है? रिसेंटली रशिया ने 2 लिस्ट लॉन्च करी है। एक तो जी हमारी फ्रेंडली कंट्रीज़, एक है अनफ्रेंडली कंट्रीज़। ये जो लिस्ट है आपके सामने बाय द वे, ये अनफ्रेंडली कंट्रीज़ की है। तो अनफ्रेंडली कंट्रीज़ की लिस्ट में यहाँ पे आप देख पाओगे, आपको दिखेगा यूएसए, कनाडा, पूरा यूरोपियन यूनियन, उसके अलावा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, ताइवान हो गया। जी हाँ, ताइवान को भी रशिया अनफ्रेंडली कंट्रीज़ की लिस्ट में डालता है क्योंकि इन सब कंट्रीज़ ने कहीं ना कहीं रशिया पे लगाए हैं सैंक्शंस। तो रशिया के जो टूरिस्ट थे जो ज़्यादातर पैसा इन कंट्रीज़ में जाके उड़ाते थे, रशिया ने कह दिया कि अब यहाँ पे आपको नहीं जाना। अब ये जो पैसा है सिंस यहाँ पे नहीं जाएगा तो कहाँ पे जाएगा? तो इसके लिए रशिया ने एक और लिस्ट निकाली है फ्रेंडली कंट्रीज़ की, जिनके साथ रशिया इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट कर देगा 9 अप्रैल से। तो फ्रेंडली कंट्रीज़ रशिया की कौन कौन सी है यहाँ पे आप देख पाओगे, ये सब है रशिया की फ्रेंडली कंट्रीज़। ब्राज़ील हो गया, इजराइल है, इंडिया है, इंडोनेशिया हो गया, उसके अलावा चाइना है ही, नॉर्थ कोरिया यहाँ पे आपको मिल जाएगा, पाकिस्तान को भी इन्होंने फ्रेंडली कंट्रीज़ की लिस्ट में डाला है। फिर सर्बिया है, सर्बिया आपको पता होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट रशिया का एलाई है यूरोप में। तो अब क्या होने वाला है कि प्राइमरली 4 देश मैं देख पा रहा हूँ, 4-5 देश मैक्सिमम, इनको मैसिव बेनिफिट होने वाला है रशियन टूरिस्ट का। ये देश है इजराइल, मगर इजराइल देखिए अपने यहाँ पे काफ़ी छोटा देश है तो ज़्यादा बेनिफिट ओवरऑल इतना कर नहीं पाएंगे ये लोग। इजराइल वैसे भी वीज़ा काफ़ी कम देता है। फिर इंडिया है, इंडिया को मैसिव बेनिफिट हो सकता है। चाइना है, चाइना को बेनिफिट हो सकता है। टर्की है, और उसके अलावा सऊदी अरेबिया, यूएई जैसे जो कुछ देश हैं ये बेनिफिट उठा सकते हैं। मगर इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो रशिया ऑलरेडी हमारे जो टॉप 10 सोर्सेज ऑफ टूरिस्ट है उनमें आता है। मतलब कि भारत में ओवरऑल सबसे ज़्यादा टूरिस्ट किस कंट्री से आते हैं? बांग्लादेश से आते हैं। बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं इन इंडिया, पढ़ने के लिए आते हैं। कई लोग, कई बिजनेसमैन हैं वो आते हैं, बिल्कुल काफ़ी लोग आते हैं इंडिया में ट्रैवल करने के लिए। फिर यूएस आपको मिलेगा सेकंड स्पॉट पे, रशिया 10 स्पॉट पे है अभी, क्योंकि रशियंस इंडिया में आते तो हैं मगर देखिए इंडिया के आसपास कंपटीशन बहुत सारा है। थाईलैंड है, कई रशियंस थाईलैंड में चले जाते हैं, उसके अलावा कई रशियंस ऑस्ट्रेलिया चले जाते थे या फिर यूरोप में चले जाते थे। अब वो रशियन जब इंडिया में आएंगे तो आप देखोगे कि जहाँ पर हर साल 2.5 लाख रशियंस इंडिया में आते थे, ये नंबर 2.5 लाख से बढ़ के बड़े आराम से 4 लाख 5 लाख के आसपास हो सकता है। और रशिया ओवरऑल यूके के बाद टूरिस्ट के मामले में हमारा 4th हाईएस्ट सोर्स बन सकता है। और अगर मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग इस अवसर को दोनों हाथों से पकड़ते हैं। रशियंस को कहते हैं कि देखिए आपके लिए वीज़ा फ्री एंट्री इंडिया में, ये बहुत ही बड़ा फैसला होगा क्योंकि अभी के लिए आप अगर देखो तो रशियंस को वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है जब वो इंडिया में आते हैं। हालांकि ऑनलाइन तरीके से अप्रूव हो जाता है मगर फिर भी उसमें टाइम लगता है। मेरे हिसाब से अब टाइम आ चुका है, मौका इंडिया के लिए, ओपनली इंडिया कह दे कि रशियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री होगी इंडिया में। एक बार को चाहे रशिया हमको वीज़ा फ्री एंट्री ना भी दे, क्योंकि हमारे टूरिस्ट वहाँ पे जाएँ वगैरह उसमें कोई फ़र्क पड़ता भी नहीं है, मगर रशियन टूरिस्ट बहुत ही बड़े स्केल पर अगर इंडिया में आते हैं तो आराम से इंडिया का जो टोटल रेवेन्यू है टूरिज्म से, ये 35 से 36 बिलियन डॉलर की जंप मार सकता है कुछ ही सालों में। उसके अलावा इससे देखिए पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि कई जो बिजनेसमैन है वो भी इंडिया में आएंगे ट्रैवल करने के लिए, बिजनेसेस भी आपस में कोऑपरेट करेंगे। इससे बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ ओपन हो सकती है। ऑलरेडी आप अगर देखो तो चाइना बहुत ही ईजी एक्सेस देता है रशियंस को अपने कंट्री में, तो इंडिया को भी कहीं ना कहीं ऐसे स्टेप लेने होंगे अगर हम फ़ायदा उठाना चाहते हैं इस अवसर का। उसके अलावा हम प्रमोट कर सकते हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को, लक्षद्वीप आइलैंड्स को हम प्रमोट कर सकते हैं एज टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। क्योंकि देखिए रशियन जब इंडिया में आते हैं तब ये दिल्ली मुंबई देखने के लिए नहीं आते, क्राउडेड जगह है उनको सूट करती नहीं है। ये लोग ज़्यादातर आते हैं बीचेस को देखने के लिए। गोवा में आप देखोगे बहुत सारे रशियंस आपको मिलेंगे। तो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में आपको ये बता रहा हूँ, कई रशियंस को उसके बारे में पता भी नहीं है कि ये इंडिया का पार्ट है। हम अंडमान आइलैंड्स को प्रमोट कर सकते हैं एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वहाँ पर हम और इन्वेस्ट कर सकते हैं टू प्रमोट बेटर फैसिलिटीज़, एंड दिस कैन बी ए गेम चेंजिंग मूव फॉर इंडियन टूरिज्म। और सबसे सुंदर बात यह है कि इस चीज़ को लेकर दुनिया इंडिया की इतनी आलोचना भी नहीं करेगी। दुनिया ये नहीं देखने वाली कि इंडिया ने किस कंट्री के लिए वीज़ा एग्जाम्ड कर दिया है, किस कंट्री को हम वीज़ा ऑन अराइवल देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा इंडिया क्या क्या स्टेप ले सकता है ताकि हमारा जो टूरिज्म है फ्रॉम रशिया ये काफ़ी हद तक बढ़ जाए। लिखेगा कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपके ओपिनियन। और वापस आते हैं हमने एमसीक्यू की तरफ कि वर्ल्ड टूरिज्म डे हम सेलिब्रेट करते हैं किस दिन को? तो सही उत्तर यहाँ पे है 27 सितंबर ऑफ एवरी सिंगल ईयर। याद रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में भी आपसे पूछ सकते हैं। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक। यूपीएससी एग्जाम का भी यहाँ पे आपको कोर्स मिलेगा, एसएससी, बैंक, नीट एग्जाम, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं वहाँ पे लिंक पे क्लिक करिए। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं क्लिक ऑन दिस लिंक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे
अनअकैडमी का आइकॉनिक कोर्स। जो आइकॉनिक कोर्स है स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है एक पर्सनल कोच जो आपको गाइड करेगा थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, और उसके अलावा ऑफ कोर्स यहाँ पर जो सारा सिलेबस होता है वो तो कवर होगा ही। तो अगर आपके पास अभी टाइम है, आप आराम से चाहते हैं कि 2024 में एक प्रॉपर अटैम्प्ट देना यूपीएससी का, अभी आप कॉलेज में है, आराम से 2 साल में एक प्रॉपर अटैम्प्ट देंगे यूपीएससी का, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर यूज़ करिए कोड PD10 और प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग वंस यू यूज द कोड PD10, सो यूज द कोड एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। सबसे पहले तो मैं कहूँगा बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव, बहुत उम्दा वीडियो। मैं कहूँगी एक वर्ड एक सेंटेंस भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि वीडियो में एक्स्ट्रा था या यूजलेस था या नहीं होना चाहिए था। हर बात पते की थी, हर बात इंफॉर्मेटिव थी, और वाकई में ये कहूँगी और जो हमें नहीं पता था मुझे इंडिया के टूरिज्म को लेकर, रशिया को लेकर, उनके टूरिस्ट को लेकर इतना ज़्यादा नहीं पता था। टॉप 10 कंट्रीज का नहीं पता था, कौन से खर्चीले टूरिस्ट कहाँ से आते हैं ये भी नहीं पता था। अब आप खर्चीले टूरिस्ट पे नजर रखिए। हाँ, खर्चीले टूरिस्ट, ये बहुत मुझे अट्रैक्टिव वर्ड लगा वीडियो का, खर्चीले। अच्छा, खर्चीले टूरिस्ट हमारे पाकिस्तान से नहीं जा रहे थे? पाकिस्तान में ना तो आ रहे हैं ना जा रहे हैं। हम पहले पैदा हुए हैं खर्चीले। जाएंगे इंडिया जब जाएंगे ना, अब तो खर्चीले। मैं बहुत सारे पैसे जमा कर रही हूँ ना खर्चीली बनने के लिए। अच्छा, खैर बहरहाल बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, बहुत ही ज़बरदस्त। और इस वीडियो में जो लिस्टें बताई गई हैं, इन लिस्टों को देखकर मुझे एक और चीज़ भी ध्यान में आ रही है। क्या? प्रॉपर एक तरह से पूरा एक ब्लॉक पूरा एक कुछ कंट्रीज़ का अपना एक ब्लॉक, जिसको हेड शायद इंडिया और रशिया कर रहे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जिन देशों की आपस में भी तू मैं है, चाहे तो वो भी एक दूसरे की कंट्री में जाए, वो भी रशिया के एक तरह से सपोर्ट में या रशिया उनके सपोर्ट में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल को अगर कोई, अच्छा होता क्या था, किसी भी देश के साथ कोई प्रॉब्लम होती थी ना, तो कहाँ दरवाज़ा बजाता था? यूएस, अमेरिका का, कि यार इसने मेरे पर ये हमला कर दिया, उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे फलाने ज़मीने पर कब्जा कर लिया, मेरे देश में घुस आए उनकी आर्मी। ये वाले जो देश होंगे ना, ये मेरे ख्याल में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उनका जो हल निकालेंगे वो निकालेगा रशिया या इंडिया, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मुझे ये टूरिज़्म के हवाले से वीडियो थी, तो मुझे एक तरह से इन फ्यूचर वो चीज़ भी दिख रही थी। और आपने ये चीज़ नोट की कि रशिया ने कहा कि मैं इन कंट्रीज़ के लिए अपने फ़्लाइट्स भी खोलने लगा हूँ और वीज़े भी खोलने लगा हूँ। अच्छा, जो चीज़ें इंडिया के ऊपर अलाउ होती हैं या एक बनती हैं कि अगर वो अपने मामलात सेट करते हैं और रशियन टूरिज़्म आएगी तो उन्हें मतलब है कि सपोर्ट करते हैं और फ्री वीज़ा करते हैं, ये चीज़ें करते हैं तो फ़ायदा होगा। सेम यही चीज़ें पाकिस्तान के ऊपर भी हो सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त अपनी लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं हैं, अपनी लड़ाइयाँ अपनी परेशानियों में डूबे हुए हैं। मैं अभी भी हैरान हूँ कि टॉप 10 कंट्रीज़ में इंडिया क्यों नहीं दिखा। मुझे लगा फर्स्ट या सेकंड टूरिज़्म में, लेकिन इसकी एक मैं वजह बताऊँ। मसला पता है क्या होता है? मसला ये है कि आपकी कंट्री में जितनी भी खूबसूरत जगह हो, जितनी भी खूबसूरत जगह हो, लोगों को पता, ये दुनिया में इसकी एक सिस्टम से पता चले, लोगों को पता हो, ठीक है ना। अच्छा, बहुत अरसे तक हमारा जो एशिया है, हमारा एशिया जो है, इंडिया और पाकिस्तान ख़ास तौर पे कहूँगा, बहुत अरसे तक सिक्योर नहीं समझा जा रहा था। अच्छा, ठीक है ना। यहाँ पे हालात, यहाँ पे जैसे हमने कभी सुना मुस्लिम हिंदू के मसले मसाइल या बम ब्लास्ट इंडिया की तरफ हो गया या कभी पाकिस्तान की तरफ, ठीक है ना। तो फिर ये लोग आए अगर किसी एंजॉय करने और ये दूसरे एंजॉय में ही फंस जाएं, तो ये तो कभी भी नहीं चाहेंगे। लेकिन कम से कम मैं समझता हूँ 10 साल ऐसे गुजरे हैं पिछले, जिसमें हर राज्य ने, हर अपने CM ने अपने स्टेट की टूरिज़्म को बढ़ाया है, टूरिज़्म को प्रमोट किया है। केरला का आपने देखा था? केरला का भी देखा था, गोवा का भी मैंने बहुत सुना है, राजस्थान वगैरह का भी। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है टॉप 10 कंट्रीज़ में ना होने की वजह एक है कोविड की है, क्योंकि कोविड से पहले वो बता रहे हैं 26 बिलियन तक हमारा वो था, ठीक है, इनसे हम कमा लेते थे टूरिस्ट से, और अब बहुत पीछे जा चुके हैं हम, क्योंकि टॉप 10 में भी नहीं दिख रहा था मुझे, और वो कह रहे थे वैसे भी इंडिया का नंबर बहुत पीछे आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अब मज़ीद अब वो टाइम है कि क्योंकि वर्किंग चल रही है, टूरिज़्म को कितना फ़रोग दिया जा रहा है। मैं तो देख रही हूँ विद इन इंडिया के अंदर मैं जो देख रही हूँ, हर जगह हर स्टेट को लेकर बहुत टूरिज़्म को फ़रोग दिया जा रहा है।
और वैसे भी वो अपनी हर साइड की बहुत कदर करते हैं, बहुत संभाल कर रखते हैं, बहुत मेंटेन करके रखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पहले था में जो 25-26 बिलियन था, मुझे लगता है अब वो उससे भी कहीं ज़्यादा आगे जाएगा इंडिया इंशाल्लाह बहुत जल्दी। और अच्छा, एक चीज़ और आपने देखी है, हमने वीडियोस में देखी है कि इंडिया में खूबसूरती को लेके सब कुछ है, सब कुछ है। यानी कि अगर वो बीचेस में चाहते हैं तो मैं कहता हूँ इतने बीचेस हैं, ग्रीनरी है, हर पहाड़ इतने ऊंचे ऊंचे। और अगर कोल्डनेस देखें तो बला की ठंड है, कुछ ऐसे शहर हैं, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ बला की ठंड है। और अगर हम हॉटनेस देखें तो देखते हैं मुंबई वगैरह जो सिटीज़ हैं स्पेशली, वहाँ पे आप देखेंगे तो गर्मियों का मौसम रहता है और बर्फ़बारी भी है, स्नोफॉल भी है। हमें यहाँ पर सिर्फ रेयरली देखने को मिलती है मरी वगैरह के साइड पे, लेकिन मैंने देखा है कि वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो गया, मनाली हो गया, केरला में भी हमने देखा था बहुत खुशगवार मौसम, एक प्लेजेंट सीजन रहता है, नागालैंड हो गया। अच्छा, ये निकोबार के बारे में हमने भी देखा था और हमने एक वीडियो भी देखी थी बड़ी डिटेल में कि बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा है। और मुझे इतना अफसोस हुआ इस वीडियो में ये सुनकर कि वही कह रहे हैं कि रशिया के कई नागरिकों को तो पता भी नहीं होगा कि ऐसा कोई बीच है इंडिया में। क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम निकोबार और अंडमान को देखा था तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इंडिया के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। मुझे ऐसा लगा कि शायद ये किसी फॉरेन कंट्री का कोई बीच है, क्योंकि वहाँ का पानी का कलर, वहाँ की जो सराउंडिंग्स हैं वो बहुत 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 ज़्यादा ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मैं कहूँगी बहुत ही यूनिक है वो। अच्छा, कौन सा बीच ज़्यादा खूबसूरत होता है, क्या वजह होती है उसकी? सफाई वगैरह ज़्यादा हो, ग्रीनरी नहीं, जहाँ पे आबादी बहुत कम हो, यानी कि वहाँ पे जो आलूदगी है, पोल्यूशन है, जहाँ पब्लिक होती है वहाँ पे गंदगी शुरू हो जाती है, जो अनटच रह जाते हैं ना, वो बिल्कुल अनटच लगता है। इस वो है ही अलग ना, अलग ही ज़मीन का टुकड़ा है ना। वो मुझे जो टॉप 10 कंट्रीज लगे, सॉरी टू से, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बोलूँ, ये मुझे लगा बस जो टूरिस्ट आते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज, पहले उसकी लिस्ट दिखाई गई कि कौन कौन से कंट्रीज़ के अंदर आना पसंद करते हैं। तो उसमें टॉप 10 कंट्रीज़ दिखाए गए, जिसमें चाइना था, जिसमें मलेशिया था, जिसमें कोरिया वगैरह, जर्मनी था और भी दो बहुत, इटली था, ठीक है। उसके बाद US था, उसके बाद दोबारा से एक लिस्ट दिखाई गई जहाँ से ये टूरिस्ट आते हैं, वो खर्चीले टूरिस्ट वाली जो बात हुई थी। तो मुझे ऐसा लगा वही कंट्रीज थे, लेकिन चाइना सबसे नीचे था आते जहाँ पे, और चाइना सबसे ऊपर था जहाँ से आते हैं। तो मुझे ऐसा लगा वही कंट्रीज़ को रीअरेंज करके कि टूरिस्ट आते कहाँ से, वही कंट्रीज़ हैं जहाँ से आते हैं, और जहाँ जाते हैं वो भी वही कंट्रीज़ दिख रहे हैं, ऊपर नीचे बस दिख रहे हैं कि टूरिस्ट ज़्यादा यहाँ से आते हैं, इन कंट्रीज़ में ज़्यादा आते हैं, ऐसे मतलब जैसे अमेरिका था, चाइना बिल्कुल नंबर 10 पे था। अमेरिका से जाते भी हैं और आते भी हैं। अब चाइना से सबसे ज़्यादा जाते हैं लेकिन आते वहाँ पे थोड़े कम है, तो वो 10th पोजीशन पे था। तो मुझे ऐसा लगा वही कंट्रीज़ दिख रहे हैं। आपने कहा जो कमाते हैं वो लगा देते हैं लेकिन ये कि कमाते दूसरे लोग होंगे तरीके से, हाँ बिल्कुल, और लगाने वाले दूसरे लोग होंगे। एक होता है ना क्लास का फ़र्क होता है, कुछ लोग किसी कंट्री के होते हैं जो दूसरे कंट्रीज़ में नहीं जा पाते, उनकी ये इनकम इतनी नहीं होती, तो फिर वो सर्विस दे रहे होते हैं, जो बाहर से लोग आ रहे होते हैं तो उनके लिए वो सर्विस दे रहे होते हैं, तो वहाँ से कमा रहे होते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। मैं ये सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान को भी इन हालात में, इन मामलात में कुछ करने चाहिए, लेकिन ये कि पाकिस्तान फ़िलहाल अपने एक वज़ीर आज़म को ढूंढ लें, अपनी एक हुकूमत बना लें। 3 महीने लगेंगे हम कम से कम इलेक्शन में। और मैं इंडिया को यही कहना चाहूँगी कि वैसे तो बहुत 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 अच्छे से चल रहा है, जो करता है जैसे करता है बहुत उम्दा होता है, और आगे भी मुझे ऐसा लगता है कि इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। जैसे रशियन टूरिस्ट को जब उनकी गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको इंडिया, चाइना, इन जगहों पे, एशिया के ममालिक में जाना चाहिए, तो मुझे लगता है कि इस मौके को नहीं गंवाते हुए, जैसे इंडिया ने हर मौके का फ़ायदा उठाया है, तो इसमें भी ईजी टू एक्सेस देना चाहिए, हाँ, फ्री वीज़ा अलाउ करना चाहिए। और अच्छा, मुझे बड़ी हैरत हुई प्रशांत धवन जी की ये बात सुनकर कि उन्होंने कहा कि हम फ्री कर देते हैं, वो करें ना करें, क्योंकि हमारे तो टूरिस्ट वैसे ही वहाँ कम जाते हैं, वहाँ के ज़्यादा आते हैं, तो फ़ायदा उठाना। हाँ, हमारे लिए तो बड़ा मार्केट है ना, वो हम उनसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि बैलेंस रखें कि वो करेंगे तो हम करेंगे, नहीं, हमें मौके से फ़ायदा उठाना है, हम कर देते हैं इजी टू एक्सेस। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।